सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी मेधावी छात्रा जो अभी जापान विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्यशाला में शामिल होने के बाद यहाँ आई हुई हैं और जवाहर नवोदय विद्यालय शिमार की छात्रा हैं, 11वीं की छात्रा हैं। और उनसे हम जानेंगे कि वहाँ उनका कैसा अनुभव रहा, इन फ्यूचर वो क्या बनना चाहती हैं। ऐसी मेधावी छात्रा हैं हमारे साथ सौम्या जोशी, हम उनसे बातचीत करेंगे। बेटा पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप जापान से वापस आई हैं। थैंक यू। बेटा ये बताएं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका वहाँ पर कैसा रहा, कैसा आपका अनुभव रहा जब आप जापान गई हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्यशाला में। अच्छा, तो हम जो थे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय के टोटल 57 बच्चे थे जिन्हें सिलेक्ट किया था भारत सरकार के द्वारा। और इस प्रोग्राम का नाम साकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम था। यहाँ पे जापान में अलग अलग देशों के बच्चों को बुलाया जाता है वहाँ की टेक्नोलॉजी देखने के लिए। तो हमारे अलावा वहाँ मंगोलिया के बच्चे, सैमोआ के बच्चे, सोलोमन आइलैंड्स और टोंगा के बच्चे भी थे। तो वहाँ पे मतलब हमें जापान के एक हाई स्कूल में लेके जाया गया जहाँ पर प्रोफेसर हिरोशी कितागावा हैं, वो बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, वहाँ के अल्केमिस्ट हैं वो। तो उन्होंने हमें एक स्पीच दी अल्केमी के बारे में और मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया और वहाँ पे फिर एक एक्टिविटी हुई जिसमें अलग अलग देशों के बच्चों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया और जो वर्ल्ड इश्यूज़ हैं उनके बारे में एक दूसरे से बात करी। और वहाँ पर हमें अलग अलग लैबोरेटरीज़ में ले जाया गया जहाँ पे एक्वापॉनिक्स वगैरह पे रिसर्च होती है। एक ऐसी लैबोरेटरी थी जहाँ पर स्टेम सेल्स पे रिसर्च हो रही थी। उन्होंने मतलब जैसे सी एलिगेंस हैं, राउंड वर्म्स भी बोलते हैं उन्हें, और जो रैट्स होते हैं, छोटे से बेबी रैट्स, चूहे, उन पे एक्सपेरिमेंट किया था ये देखने के लिए कि क्या हम जो स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो वैसे तो एक ही होते हैं लेकिन वो अलग अलग टाइप के सेल्स में डेवलप कर पाते हैं एक साथ, जैसे ह्यूमन फीटस में जो पाए जाते हैं वैसे ही। तो क्या हम स्टेम सेल्स को अलग अलग डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर के अगेंस्ट वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। तो इसलिए स्टेम सेल्स पे रिसर्च चल रही थी वहाँ पे। और हमें फिर वहाँ के जो टेम्पल्स हैं वहाँ लेके जाया गया और हमें एक म्यूज़ियम भी लेके गए, हिदेयोशी तोयोमी के बारे में बताया गया जहाँ पे हमें। सौम्या ये बताइए कि जनरली हमारे जब जापान के बारे में सोचते हैं हमको लैंग्वेज की प्रॉब्लम लगती है क्योंकि वहाँ जैपनीज़ है, जनरली आदमी हिंदी या इंग्लिश में परफेक्ट रहता है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम रही वहाँ पर? क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम था वो पूरा इंडियन गवर्नमेंट और जापानीज़ गवर्नमेंट ओवरसी कर रहे थे, तो प्रॉब्लम नहीं रही क्योंकि पूरे प्रोग्राम की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रोग्राम चल रहा था। हाउएवर जापान में ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल हमें जब हाई स्कूल लेके गए तब हमने वहाँ के बच्चों से बात करी और वहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे थे जो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे अच्छे से, तो मतलब उनसे उतनी बात नहीं हो पाई जितनी हो सकती थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप लोगों ने थोड़ा रिसर्च की, जानकारी ली, कैसा है वहाँ का, आपने कंपेयर इंडिया के? मतलब वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अलग है। वहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल जब जाते हैं तब पहले वो अपनी क्लास की सफाई करते हैं और स्कूल से वापस आने से इमीडिएटली पहले भी वो अपनी क्लास की सफाई करके ही जाते हैं। और वहाँ पे ये भी है कि वहाँ पे स्ट्रीम डिवीज़न नहीं होता है आगे जाके, स्ट्रीम आप कॉलेज में चूज़ करते हैं, उसके बाद वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सौम्या थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और मम्मी पापा क्या करते हैं, कहाँ से, बेसिकली कहाँ से हैं? ओके, तो मैं जोशीखोला अल्मोड़ा से हूँ और मेरी मम्मी अभी यहीं जवाहर नवोदय विद्यालय सिमार में वाइस प्रिंसिपल की पोजीशन पे हैं और मेरे जो पापा हैं वो अल्मोड़ा में वकालत करते हैं, सिविल कोर्ट। अच्छा, तो सौम्या इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहती हैं, आपके एक टारगेट क्या रखा आपने बनना? मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोफेसर बनूँ ताकि मैं आगे रिसर्च भी कर पाऊँ और साथ साथ मैं लोगों को चीज़ों के बारे में अवगत भी कर पाऊँ ताकि वो बड़े होके और ज़्यादा आगे चीज़ों के बारे में रिसर्च करें और ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएँ। जी देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि बचपन से ही इसको जो लुक आफ्टर किया इसके नाना नानी ने किया, तो मैं आज भी मैं कहना चाहूँगी हर बच्चे के लिए कि अपने जो बुजुर्ग हैं घर में, दादा दादी, नाना नानी, वो जो संस्कार दे रहे हैं तो ऐसे संस्कारों की आज हर बच्चे को ज़रूरत है। तो यही उसके नाना नानी ने किया या जो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादी हैं, दादाजी थे पहले, अभी तो एक्सपायर हो गए, नाना नानी भी हालांकि आज नहीं है इसके, तो उन लोगों के संस्कार इसके साथ रहे और उन्होंने इसको आगे इसकी परवरिश करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है क्योंकि उसका जो बचपन है वो उन्हीं की परवरिश में ही गुजरा है।
तो उन्होंने इसको ये सब कुछ सिखाया। उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो नाना नानी के घर पर ही पूरी हुई है। कितनी मेहनत सौम्या करती हैं, आप ही देख रहे हैं, मैं सुबह शाम कितनी मेहनत करती हैं जो आगे। हाँ, जैसे मैंने बताया कि बचपन में नाना नानी के ही परवरिश में रही है, तो उन्होंने ही इसको जो कुछ ज्ञान दिया है और इसके जो बचपन के टीचर रहे हैं उन लोगों ने ही इसको पढ़ाया है। तो उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण पढ़ने की जो बात आप कह रहे हैं, तो ये बहुत इसमें कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से टीचर को सुनती है और ध्यानपूर्वक काम करती, जो भी काम इसको करेगी पूरा डिवोशन के साथ करती है। तो ये डाइवर्ट नहीं होती इधर उधर, अगर पढ़ती है तो बहुत डीप स्टडी करेगी और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करती है। तो यही इसका मेन, इसका जो एक मैं कह सकती हूँ कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी विशेषता है ना। तो ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका श्रेय आपके पास एक अचीवमेंट है, अभी आप बहुत कम उम्र में आप जापान गई हैं, एक कार्यशाला में प्रतिभाग आपने किया है, तो इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगी? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने मेरे पूरी फैमिली और मेरे जितने भी टीचर्स आज तक हैं, मैं उन सबको ये श्रेय दूंगी, लेकिन स्पेशली मैं अपने नाना नानी को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ा किया है और मतलब अगर वो नहीं होते तो शायद मैं जापान नहीं जा पाती अभी तक। लाइक बहुत ही बड़ा हाथ है उनका मेरे डेवलपमेंट और ग्रोथ में। तो सौम्या, आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी साइंस ही है या कोई और सब्जेक्ट भी आपका फेवरेट है? मुझे वैसे तो ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। अगर साइंस इटसेल्फ की बात करें तो मुझे फ़िज़िक्स बहुत पसंद है। अदर देन दैट मुझे हिस्ट्री और सिविक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। जी सौम्या, जनरली हम देखते हैं कि बच्चे जो है साइंस, मैथ्स, इंग्लिश इन सब्जेक्टों से भागते हैं, तो आपको भी क्या ये कठिन लगते हैं या फिर जो बच्चे इन सब्जेक्टों से भागते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबकी जो स्पेशलिटी होती है वो अलग अलग होती है। कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे किसी और चीज़ में अच्छे होते हैं जैसे डांस, म्यूज़िक वगैरह, है ना। और लोगों को साइंस और मैथ्स से जनरली इसलिए डर लगता है क्योंकि उन्हें बोल दिया जाता है कि अरे ये तो बड़े कठिन सब्जेक्ट्स हैं, तुम कैसे कर पाओगे, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी है। और ऐसे बोलते बोलते बच्चे फिर डरने लग जाते हैं कि अगर ये कठिन सब्जेक्ट्स हैं तो हमसे हो नहीं पाएंगे, और क्योंकि वो ऐसा सोचने लग जाते हैं इसलिए वो कर भी नहीं पाते आगे। तो लाइक साइंस और मैथ्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम लोग सोचेंगे नहीं कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो वो हमसे हो जाएंगे। और मतलब अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है साइंस और मैथ्स में तो हमें उतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए अपने ऊपर, पीयर प्रेशर में आके हमें सब्जेक्ट्स नहीं लेने चाहिए। हमें जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं और जो हम कर पाते हैं हमें वो करने चाहिए। और इंग्लिश इसलिए लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि वो सेकंड लैंग्वेज है। लोगों को अपनी रीजनल नेटिव लैंग्वेज, मातृभाषा बोलने की आदत होती है और फिर वो कुछ दूसरी भाषा देखते हैं जिसकी स्क्रिप्ट ही अलग है तो वो डरने लग जाते हैं। लेकिन इंग्लिश आराम से हो जाती है, मतलब अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा किताबें वगैरह इंग्लिश में पढ़ेंगे और इंग्लिश को भी हिंदी जैसा ही ट्रीट करेंगे तो फिर आपके लिए वो आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट से भागना नहीं चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें एम्ब्रेस करना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना है। जी जी। सौम्या, मुझे पता चला कि आपका जो है पढ़ाई के साथ साथ किसी अन्य क्षेत्र में भी आपकी दिलचस्पी, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, इसमें भी आप दिलचस्पी रखती हैं? वेल, डांसिंग तो मैं नहीं करती हूँ। हाउएवर मेरे पास मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से विशारद किया है और मतलब मुझे गिटार बजाना भी अच्छा लगता है। सिंगिंग भी करती हैं? हाँ, मेरा विशारद वोकल में ही है ना। तो मतलब मैंने हिमालय संगीत शोध समिति हल्द्वानी है, वहाँ से मैंने विशारद किया था हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल में, शास्त्रीय। तो सौम्या, अन्य भी सब्जेक्ट, सामाजिक इश्यूज होते हैं, उन पर भी आपकी दिलचस्पी? क्या पॉलिटिक्स में आपकी क्या कुल दिलचस्पी है? पॉलिटिक्स में मेरे ज़्यादा ओपिनियंस नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसे सब्जेक्ट्स की बात सुननी चाहिए, जो ऑपोजिशन पार्टी है उसे फ्लॉज को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए और जो मीडिया है उसे हर चीज़ को मतलब अच्छे से बैलेंस तरीके से सामने लाना चाहिए। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई सोशल इशू आपको परेशान करता है? कोई सोशल इशू पर आपको लगता है कि यार ये सोशल इशू है, इसको इन फ्यूचर मैं किसी पोस्ट पर जाऊं तो मैं इसको चेंज करूं या इसके लिए कोई रूल रेगुलेशन तैयार करूं, ऐसा कोई आपको लगता है सोशल इशू आप देखती हैं? सर, प्रॉब्लम ये है कि रूल्स और रेगुलेशंस ऑलमोस्ट हर सोशल इशू के लिए बन चुके हैं हमारी कंट्री में, लेकिन लोग उन्हें फॉलो ही नहीं करते। तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें उन लोगों की जो धारणाएं हैं, जो थिंकिंग है वो बदलनी है, क्योंकि रूल्स हर चीज़ के लिए हैं। फॉर एग्जांपल आजकल हम बहुत खबरें देखते हैं सांप्रदायिक मामलों की, कम्युनलिज्म की, इन सब के लिए हमारे संविधान में ऑलरेडी लॉज हैं लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें
लोगों को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि लॉज तो पहले ही बन चुके। जी जी। एक डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, आप बेटा बेटी में देखें, महिला पुरुष में देखें, सामाजिक तौर पर भी देखें, या वो रिलीजियस बेस पे हो, कास्ट बेस पे हो, तो ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं और आपको लगता है कि ये कुछ चेंज करना चाहिए? कैसे चेंज हो सकता है? आई मीन ऑफ कोर्स ये मुझे परेशान करनी है और ये सबको परेशान करनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और इन द आइज़ ऑफ लॉ, हमारे संविधान के हिसाब से हम सब इक्वल हैं, एक हैं, समान है, तो मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन तो होना नहीं चाहिए। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज बने हैं हमारे, उन्हें हम ज़्यादा सख्त कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि एजुकेशन, मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें बचपन से ही बच्चों को ऐसी चीज़ों के बारे में सिखाना चाहिए और उन्हें इससे अवगत कराना चाहिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें गलत हैं और ये नहीं होनी चाहिए। सौम्या, हम आजकल एक देखते हैं कि प्रॉब्लम एक और भी है यूथ के साथ, वो नशे की तरफ जा रहा है। यूथ के पास नशे के बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, तो इस पर ये चीज़ आपको परेशान करती है और कैसे इसको आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? आई मीन ऑफ कोर्स ये चीज़ भी परेशान करती है, क्योंकि अगर हमारा यूथ ही ख़राब हो रहा है तो फिर हमारा फ्यूचर किस तरफ जाएगा, है ना। अब इसके लिए वंस अगैन हमारे पास ड्रग लॉज ऑलरेडी हैं, लेकिन हमें इसमें मेनली मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए लोगों की, क्योंकि जनरली लोग तनाव में आके ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। कुछ लोग पीयर प्रेशर में लेना शुरू करते हैं, वो सोचते हैं अरे हम कितने हम कूल लगेंगे, या फिर हमारे दोस्त हमसे कह रहे हैं तो हम इसलिए करेंगे। तो ये मतलब ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए और हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस बारे में, और हमें मोस्टली मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए लोगों की, क्योंकि तनाव की वजह से लोग नशे की लत में पड़ते हैं मोस्ट लाइकली। थैंक यू सौम्या, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको, और आपको इन फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू वेरी मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा। तो आप थी हमारे साथ एक नन्ही बालिका, बहुत मेधावी छात्रा सौम्या जोशी, जिन्होंने स्पष्ट मानना है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर वो अपनी स्पष्ट राय रखती हैं, और उनका मानना है कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें करके वो समाज में जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, उसको समाप्त करने के लिए कोशिश करेंगी। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।